अजय भट्ट प्रदेश की सियासत में एक मजबूत शख्सियत, राजनीति के पथरीले रास्तों पर लंबे डग भरते हुए जिन्होंने ऊंचे मुकाम भी हासिल किए हैं तो झटके भी खूब झेले हैं। इसे उनके लिए राजनीतिक त्रासदी ही कहेंगे कि जब उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई तब वे अपना चुनाव हार गई। सरकार के कामकाज से लेकर पार्टी से जुड़े तमाम सवालों पर उनसे बातचीत करेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, राजनीतिक त्रासदी रही ये आपके लिए। आपकी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत गई, तमाम लोग जो पहली बार चुनाव लड़े वो भी जीत गए और आप हार गए, वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। इस पर क्या कमेंट करूं? हार गए तो हार गए, बोलने लायक क्या है? हारना था, हार गए। एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन, सब पूर्व निर्धारित है। जनता को नहीं आया पसंद, हार गए। क्योंकि पूरे 5 सालों तक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस की सरकार को सदन के अंदर, सड़कों पर, चौराहों पर बेनकाब करते रहे, उनकी काली करतूतों को खोलते रहे और अध्यक्ष भी बना दिया मुझे। दोनों पद मेरे पास थे तो रन भी ज़्यादा बनाने थे, बैटिंग भी तेज़ करनी थी। 1 साल का समय था। तेज़ रन बनाने में, जल्दी बैटिंग करने में हिट विकेट हो गया, रन आउट हो गया, ये मान लीजिए। तो क्या आपको इस तरह का आभास नहीं था कि दोनों जिम्मेदारियां होने के चलते मैं अपने क्षेत्र में कम ध्यान दे पाऊंगा, या फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंस था, जैसे कि आप चुनाव से पहले भी कहते थे कि मेरी सीट 200% पक्की है? पक्की तो थी। अगर आपके बारे में झूठी अफवाहें चलाई जाएंगी, आपके बारे में जातिगत बातें चलाई जाएंगी, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। 10 पैसे के बराबर गलत भी नहीं किया। लोग कमीशन लेते हैं, घूस लेते हैं, विधायकों की अट्टालिकाएँ हैं। आज विधायक बनता है, कल को उसके मकान खड़े होते हैं। मैं तो किराए के 600 के मकान में रहता हूँ, कभी गलत काम तो किया ही नहीं आज तक जीवन में। या मैं मिनिस्टर रहा, इतने बड़े विभाग थे मेरे पास, स्वास्थ्य था, आपदा प्रबंधन, आबकारी जैसा विभाग था। यहाँ तक पैसे डुबा देते हैं लोग उसको, आबकारी वाले को। कभी हमने तो सोचा नहीं, इस ओर गए ही नहीं। तो कोई गलत काम नहीं किया, लोगों को नहीं आया पसंद। और जातिगत बातें बहुत चलाते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग चलाते हैं। सरकार को बने हुए 2 से ढाई महीने होने को हैं। 2-2.5 महीने में जितना आप सरकार को देख समझ पाए हैं, एक पहली पुरानी सरकार के मुकाबले, और जिस तरह के आप लोगों ने वादे किए थे चुनाव में, उन पैमानों पर आप सरकार को कहाँ पर खड़ा देख पा रहे हैं? नंबर 1 पर सरकार खड़ी है, लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ रही है। भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने अपना अभियान छेड़ा था 5 सालों तक, उसमें सफलता मिल रही है। आते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने 6 करीब उप जिलाधिकारियों को NH घोटाले में सस्पेंड करके सीधे जांच CBI को सौंप दी है। 20 दिन में हमने अपनी परिसंपत्तियां, जो 16-17 साल से उत्तर प्रदेश से बंटवारा नहीं हुआ था, वहां जाके वहां के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से वार्ता की है और उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है। निर्माण निगम पर कैबिनेट में लाके रोक लगा दी, आगे के रास्ते बंद कर दिए। जिलाधिकारी हमने छांट के ईमानदार लोग, जिनकी पृष्ठभूमि है उनके बारे में, ईमानदार तो बहुत अधिकारी हैं लेकिन बेहतर जो काम भी कर सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं, आउटपुट भी दे सकते हैं, उनका सारी चीज़ें हैं, तो वो सब लोगों को हम यहाँ पर लाए हैं। 12,500 करोड़ रुपए ऑल वेदर रोड के लिए, 1600 करोड़ रुपए, करीब 1600 कुछ करोड़ रुपए हमको कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए, और इस लाइन का विस्तार कर्णप्रयाग से आगे जोशीमठ और सोनप्रयाग तक करने के लिए 120 करोड़ रुपए अभी भी रिलीज हुआ है। कोई दिन छूट नहीं है जब केंद्र अपनी सहायता नहीं दे रहा है। लगातार हमारे पास सहायताएं आ रही हैं और काम भी हो रहा है। आपने NH घोटाले को लेकर, जो मुख्यमंत्री जी ने 6 अफसरों को सस्पेंड किया, CBI जांच के आदेश दिए, उसको लेकर सरकार की पीठ ठोकी है। अभी 2 दिन ही हुए हैं, NH घोटाले को उजागर करने वाले जो अधिकारी थे, कमिश्नर पद से उनको हटा दिया गया है। दूसरी बात, आपने कहा कि ईमानदार अफसरों को DM बनाया जा रहा है। एक जिलाधिकारी के समर्थन में वहाँ के लोग सड़कों पर आए, आंदोलन हुआ, उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो इस तरह के जो बातें हैं, लोग सवाल उठाने लग गए हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार भ्रष्टाचार के पर कोड़े बरसाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनका मोरल डाउन कर रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कमिश्नर जिन्होंने जांच करी NH की, वो हटा दिए,
भाई प्रशासनिक फेरबदल होते रहते हैं, दायित्व परिवर्तन कर दिया, पर जांच को क्या असर पड़ा मुझे ये तो बता दें। क्योंकि उन्होंने जो जांच करी उस जांच पर कार्रवाई हो गई, 6 लोग सस्पेंड हो गए, सब मिला के 17 लोग और भी एक्सियन वगैरह सस्पेंड हो गए, और उसके बाद उस पर सीबीआई को जांच चले गई। तो आप मुझे बता दीजिए उस जांच पर उनका क्या रोल रह गया। शासन में उनकी ज़रूरत थी, वो और बेहतर तेज़ काम यहाँ कर सकते थे, तो सरकार ने उनकी कैपेसिटी को भांपा, यहाँ लिया है, लेकिन उनको हटा दिया, तो उससे जांच पर क्या असर पड़ा ये तो कांग्रेस के लोग, आजकल विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। और जहाँ तक रही बागेश्वर के जिलाधिकारी ईमानदार होंगे, ईमानदार अधिकारी की ज़रूरत क्या रुद्रप्रयाग में नहीं है। वहाँ पर महिला अधिकारी आईएएस थी, महिला चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, बेचारी थोड़ी परेशानी होती है, ठंड का मौसम, रोज ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। हमारी बहनें थी, ये सोचा कि उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक पुरुष होता है तो रात को भी जा सकता है, अकेले भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो ठीक है बागेश्वर से यहाँ लिया है, बागेश्वर भी अपना, रुद्रप्रयाग भी अपना। अधिकारियों को बदलने पर लोगों को कहीं पर भी, चाहे हमारे लोग हों किसी के लोग हों, आंदोलन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सरकार का अपना विशेषाधिकार है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, करने देना चाहिए। जो ये हाल फिलहाल के जो सरकार के फैसले हुए हैं जिन्हें आप विशेषाधिकार बता रहे हैं, आप देखेंगे कि न केवल विपक्षी दल बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहुत अच्छा संदेश नहीं गया है, सख्त टिप्पणियां आ रही हैं सरकार के खिलाफ। ये सोशल मीडिया स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। मुझे बताइए, जो बागेश्वर में गई हैं डीएम, क्या वो बेईमान हैं? डेड ऑनेस्ट हैं। और बागेश्वर से जो आए, क्या वो बेईमान थे? डेड ऑनेस्ट हैं तो और बेईमान हो गए हैं, वो भी डेड ऑनेस्ट हैं। लेकिन भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, दोनों की कार्य क्षमता को देखते हुए, उनके काम के आधार पर, लेबर के आधार पर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमारी सरकार ने, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ गई? अब इसका मैसेज गलत जाए या सही जाए? प्रदेश में तमाम जगह शराब के खिलाफ लामबंदी हो रही है, पर्चे छप रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अपनी दुकानें अपनी ज़मीनें न दें। सरकार कहती है कि चरणबद्ध तरीके से वो शराब को हतोत्साहित करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जिलाधिकारियों को टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतनी शराब बेचनी ही बेचनी है। तो जो टारगेट देने की राजस्व का लक्ष्य बढ़ाया गया है सरकार द्वारा शराब को लेकर के, बजाय दूसरे तरीकों को से राजस्व बढ़ाने के, शराब पर ही हम लोग 16 सालों में केंद्रित हुए हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? शराब के बारे में हमारी सरकार ने साफ कहा है कि हम शराब को राजस्व वसूली का माध्यम नहीं बनाना चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से शराब को समाप्त करेंगे, क्योंकि माफिया भी कई जगहों पर आंदोलन भड़का रहा है, जो सिद्ध भी हो गया, जिसको सिद्ध भी हो गया। जो माफिया चाहता है कि शराब बंद हो जाए और यूरिया मिली हुई शराब जो 10 पैसे की चीज़ है उसको हम 100 रुपये में बेच के उसका औने पौने रेट से अपने को माला माल करें। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण शराब तो अधिकांश लोग पीते ही हैं, बुराई भी नहीं है, लेकिन शराब पीते हैं वो गलत चीज़ पिएंगे, यूरिया मिली शराब पिएंगे और गलत माध्यमों की शराब जो आंतें गलाती हैं वो वाली पिएंगे, तो आदमी तो मौत के घाट जाएगा। नुकसान तो इस शराब से भी है। हाँ, इस शराब से भी है। बेहतर क्वालिटी की शराब बिके तो उससे नुकसान कम होते हैं, ये हमने किया। हरीश रावत सरकार में के कार्यकाल में आप नेता प्रतिपक्ष थे, उस वक्त आपने तमाम मुद्दे उठाए, जिसमें सिडकुल में ज़मीनों की बंदरबांट का मुद्दा उठाया, आपने अस्पतालों की बदहाली का, सड़कों की बदहाली का उठाया, विधानसभा में अवैध नियुक्तियों का मामला उठाया, लोकायुक्त का मामला उठाया, तमाम मामले उठाए, और तब ये वादे भी किए कि सरकार आने पर इस पर, इन सब पर एक्शन लिया जाएगा। अब सरकार भी आ चुकी है, तो इस पर कहाँ तक सरकार आगे बढ़ी है इन सब मामलों में? देखिए, 2 महीना तो 2 महीना कुछ दिन तो अभी सरकार को हो रहा है। दुश्मनी के भाव से तो हम काम नहीं कर रहे हैं, बिगड़ी व्यवस्था को सुधारना है, पटरी पर लाना है। बतौर विपक्ष आपके पास तब पूरे आंकड़े होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, हम लोगों ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की हुई है। अब तो सिर्फ आदेश ही तो देना है। कांग्रेस सरकार में अगर आप, सरकार की मंशा साफ है तो आदेश देने में दिक्कत क्या है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, धैर्य रखिएगा, और जनता के लोग भी धैर्य रखें, कांग्रेस के लोग भी धैर्य रखें, विपक्ष के लोग। समय पर सारी इंक्वायरियाँ हो जाएंगी। 2 महीने में प्राथमिकता हमारी इंक्वायरी करानी नहीं है, पहले हमको वो छेद बंद करने हैं जो छेद से सीलन जारी है, पानी नीचे जा रहा है। 16 साल 17 साल से प्रदेश की स्थायी राजधानी तय नहीं हुई है।
अभी जनता की भी मांग यही है कि स्थायी राजधानी तय हो, स्थायी राजधानी को लेकर के स्टैंड क्लियर हो। जब आप विपक्ष में थे, आप भी कांग्रेस से यही कहते थे कि स्थायी राजधानी तय होनी चाहिए। भाजपा भी कांग्रेस अभी आपसे यही कह रही है, और आपने इन दिनों ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात छेड़ी हुई है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी का आइडिया कहाँ से आपको आया? जिस प्रदेश में स्थायी राजधानी की बात चल रही है, वहाँ पर आप ग्रीष्मकालीन राजधानी का ये आइडिया लेकर आए हैं, इस पर क्या कहना है सर? हम लोगों ने एक संकल्प विधानसभा में रखा राजधानी के मसले पर। हमने उनसे कहा कि तुम स्थायी राजधानी बनाओ, हम आपके साथ हैं। ग्रीष्मकालीन बनाओ, हम आपके साथ हैं। शीतकालीन बनाओ, हम आपके साथ हैं। अस्थायी बनाओ, हम आपके साथ हैं। कुछ तो बोलो। वो कभी नहीं बोले सदन में। आप सदन की कार्यवाही उठा के देख लीजिए, आज तक नहीं बोले हैं। बाहर अखबारों में खूब बोलते थे, टेलीविज़न में खूब बोलते थे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडियाज़ में, लेकिन अंदर कभी नहीं बोले हैं। जिस दिन शिलान्यास हुआ था गैरसैंण में पहली बार, सबसे पहला वक्ता मैं ही था, और आप उसके साक्षी थे उस दिन। तो मैंने कहा था आज ही इसको स्थायी राजधानी घोषित कर दीजिए, हम आपके साथ में हैं, पर इरादे तो बताओ क्या करोगे। सवाल ये है कि पहले दिन, शिलान्यास के दिन अजय भट्ट कहते हैं कि यहाँ स्थायी राजधानी घोषित होनी चाहिए ना, हमने कहा करो तुम, और अब जब सत्ता में है तब आप ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर रहे हैं। हाँ यस, हमने कहा है हम बनाएंगे उसको ग्रीष्मकालीन। वही मेरा सवाल यही है कि ये राज्य दो राजधानियों का दबाव झेलने के लिए क्या तैयार है, जिसमें 40,000 करोड़, क्योंकि जब सत्र होगा तो कितनी अव्यवस्था की। भाई एक राजधानी तो यहाँ पर है ही बनी हुई, हो सकता है हमको नई बिल्डिंग बनानी पड़ी। जब जमावट कर दिया आपने ऊपर की तो कर ही दी है। हमने तो ये भी लिखा है अपने विजन डॉक्यूमेंट में कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे और पक्की राजधानी बनाने के लिए, स्थायी राजधानी बनाने के लिए संकल्प लाएंगे फिर से सदन में। एक सवाल जो सर आजकल रह कर देखने में आ रहा है, जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग अब भाजपा में गए हैं, जो मंत्री हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। अब महाराज जी लगातार 3 बैठक से गायब हैं, नाराज़ बताए जा रहे हैं। तमाम दूसरे कैबिनेट मंत्री भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। कोई नाराज़ नहीं है, ये मीडिया ने नाराज़गी बनाई है। अगर मीडिया कुछ कहे नहीं तो नाराज़गी की खबर भी कहाँ आती है? भाई मुझे बताइए तो कैसी नाराज़गी है? महाराज जी मुख्यमंत्री जी से और यहाँ संसदीय कार्य मंत्री जी से कह के जाते हैं भाई मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, और वे भारत भर में जाते हैं, धर्म गुरु हैं, उनकी धर्म की सभाएं होती हैं और उनको चैनल्स पे अपने उपदेश देने होते हैं, तो वो विदेश भी जाते हैं। और मंत्री हैं, जिम्मेदार इत्तेफाक से यात्रा चल रही है। नहीं तो 4 धाम यात्रा कोई महाराज जी ने चलानी है क्या? महाराज जी या अजय भट्ट या फिर कोई एक ने चलानी है? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज होती हैं। संयुक्त और पृथक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है किसी सरकार पर। एक मंत्री जो कहेगा वो सब मंत्री कह रहा है माना जाता है, तो सरकार चला रही है। इतने मंत्री हैं, इतने ज़्यादा, मुख्यमंत्री खुद हैं, तो अकेले महाराज जी के कंधे पर क्यों डाला जाएगा भार? नेता प्रतिपक्ष आप बन गए, विधायक आप रह चुके हैं, मंत्री आप रह चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी आपके पास है, सरकार के पास पूरे 5 साल का कार्यकाल है, प्रचंड बहुमत में जीती है। इस बीच में 2019 भी आता है, तो आपका जो अब आगे का पॉलिटिकल स्टेप, क्योंकि हर एक राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है सीढ़ी दर सीढ़ी, तो अब आप अपना राजनीतिक भविष्य उत्तराखंड में ही देख रहे हैं या फिर दिल्ली के गलियारों में जाने का आपका इरादा है? जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, कर्म करिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं पेशे से वकालत, मजदूर पिता का बेटा, खुद मजदूरी करके मैंने अपना जीवन निकाला। रोड में बेलचा भी लगाया, सब्जी भी बेची है, गिल्टे होते थे वो भी छिले हैं, लकड़ियाँ भी बेची हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइन, सब पूर्व निर्धारित है, जब निर्धारित होगा हो जाएगा। ये थे अजय भट्ट जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए और तमाम सवालों को बहुत चालाकी के साथ गोलमोल भी कर दिया। फिलहाल यहाँ से इतना ही। कैमरा सहयोगी मनोज चौहान के साथ प्रदीप सती, दैनिक उत्तराखंड।